हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की मंथन जो वर्कबुक दी गई है उसकी वर्कशीट नंबर 1 इट मीन्स कार्यपत्रिका नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपकी इस वर्कशीट नंबर 1 का जो टॉपिक है अस्पताल में एक दिन। तो आइए देखते हैं। नीचे दी गई कहानी में चार्ली अपने सबसे अच्छे दिन के बारे में बता रहा है। कहानी पढ़िए और जानिए। तो यहाँ पर हम किसके बारे में जानेंगे? चार्ली के बारे में। चार्ली एक बच्चा है जो यहाँ पर अपने सबसे अच्छे दिन के बारे में बताएगा। तो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है, अभी हमने पढ़ा है, अस्पताल में एक दिन। मेरा नाम चार्ली है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? चार्ली के बारे में। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है? चार्ली। मैं आप सबको अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन के बारे में बताना चाहता हूँ। यह बात तब की है जब मैं 3री कक्षा में पढ़ता था। तो ये जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो अच्छा दिन है किसका? चार्ली का। कब का है? जब वह 3री कक्षा में पढ़ता था। मैंने नए विद्यालय में दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था। मैं विद्यालय जाने के लिए बहुत उत्सुक रहता था, यानी कि बहुत एक्साइटेड था, खुशी थी मन में कि मेरा नया स्कूल है, मैं उसमें जाऊंगा। सुबह 7 बजे उठकर नहाकर अपना नाश्ता करता था। माँ नाश्ते में मुझे मेरी पसंद का आलू का पराठा बना कर देती थी, यानी कि आलू का पराठा चार्ली का बहुत ही पसंदीदा था। फिर मैं पापा के साथ विद्यालय जाता था। किसके साथ जाता था? पिताजी के साथ। मेरा एक छोटा परिवार था जिसे मैं बहुत प्यार करता था। एक दिन सुबह जब मैं उठा तब माँ और पापा घर पर नहीं थे। दादी ने मुझे नाश्ता करवाया और बताया कि माँ और पापा अस्पताल गए हैं। कहाँ गए हैं? अस्पताल। मैं थोड़ा डर गया। जब उसने सुना कि उसके माँ बाप जो हैं वो अस्पताल गए हैं तो वो डर गया। उस दिन मुझे विद्यालय अपने मित्र गुरप्रीत के पापा के साथ जाना पड़ा, क्योंकि माता पिता घर नहीं थे। रोजाना पापा के साथ स्कूल जाता था। आज पापा जो हैं अस्पताल गए हैं, इसीलिए उसे अपने फ्रेंड गुरप्रीत के पापा के साथ स्कूल को जाना पड़ा। मैं पूरा दिन हैरान होता रहा कि आखिर माँ पापा अस्पताल क्यों गए होंगे। अब वो सोचता रहा कि उसके माँ बाप जो हैं वो अस्पताल क्यों गए होंगे, क्योंकि वो डर गया था सुनकर कि वो अस्पताल गए हैं। आधी छुट्टी के दौरान पापा मुझे लेने आए, यानी कि तब उसे छोड़ने नहीं गए बल्कि उसे लेने आए। हम दोनों बाजार गए और हमने कुछ खिलौने और छोटे बच्चे के कपड़े लिए। मैंने पापा से पूछा कि हम खिलौने क्यों खरीद रहे हैं। तब पापा ने बताया कि आज हमारे परिवार में एक नई सदस्य जुड़ गई है और हमारा परिवार बड़ा हो गया है। आज तुम एक छोटी बहन के बड़े भाई बन गए हो। अब जब उसने ये सुना तो क्या हुआ, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, यानी कि मैं सुनकर बहुत खुश हो गया। मैं अपनी छोटी बहन को देखने के लिए उत्सुक था। बहुत ही मन में बहुत इच्छा थी कि मैं जल्दी से अपनी बहन को देखूं। अस्पताल पहुंचकर मैंने देखा कि माँ बेड पर लेटी थी। दादी भी वहीं कुर्सी पर बैठी थी। एक नर्स उनके पास खड़ी थी और कुछ दवाइयाँ दे रही थी। माँ खुश दिख रही थी, यानी कि मैंने ये सब देखा जैसे ही मैं उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दादी की गोदी में मेरी छोटी बहन थी। मैंने उसे छूना चाहा, पर नर्स ने कहा कि पहले हाथ धोकर आओ, यानी कि उसने उसे मना कर दिया। कहा कि पहले आप अच्छे से अपने हाथ धोकर आओ, तब आप अपनी बहन को गोद में लो। मैं और पापा हाथ धोने गए। मुझसे रुका नहीं जा रहा था, यानी कि बहुत ही उत्सुक था, उसे छूना चाहता था। मैं जल्द से जल्द उसके नए खिलौने व कपड़े दिखाना चाहता था और उसके साथ खेलना चाहता था। मैंने उसके छोटे छोटे हाथों को छुआ जो कि बहुत ही मुलायम हाथ थे। उसके बाद मैं माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, भैया छोटी बहन का क्या नाम रखना चाहते हो? मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था, यानी कि बहुत खुशी थी मन में अपनी बहन को देखकर। उसे मैं छू रहा था, बहुत अच्छी थी, प्यारी थी। अब वह बहुत खुश था। क्यों? क्योंकि अब मैं बड़ा भाई बन चुका हूँ। मैंने उछल कर कहा, मैं इसे लिली कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि यह फूलों से सुंदर है। लिली जो है एक फूल होता है जो बहुत प्यारा होता है, सुंदर होता है। अब उसकी बहन जो थी बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए उसने कहा कि मैं इसे लिली कहूँगा, इसका नाम जो है वो लिली रखूँगा। अब ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, माँ जो है वो बेड पर है, ये नर्स है, दवाइयाँ लाई है। यहाँ पर दादी माँ गोद में लिली को लेकर बैठी हैं और यहाँ पर ये चार्ली अपनी माँ के पास खड़ा हुआ है और यहाँ पर ये पापा हैं जो कि टॉयज लाए हैं।
तो अब हमने एक कहानी पढ़ी, तो इस कहानी से कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमें इस कहानी से देने हैं। क्वेश्चन है कि चार्ली कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5वीं कक्षा में। अपनी उसने बात कब की बताई थी? जब वह 3री कक्षा में पढ़ता था। अब क्वेश्चन है कि चार्ली को विद्यालय जाना क्यों पसंद था? क्यों पसंद था? तो चार्ली को विद्यालय जाना इसलिए पसंद था, तो यहाँ पर लिखेंगे चार्ली को विद्यालय जाना इसलिए पसंद था क्योंकि वह कैसा विद्यालय था? नया विद्यालय था। उसका जो एडमिशन हुआ था वो नए स्कूल में हुआ था। अब यहाँ नेक्स्ट है, नाश्ते में माँ क्या बनाती थी? तो अभी स्टोरी में क्या पढ़ा था? अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि माँ जो है नाश्ते में चार्ली के लिए उसके पसंद के आलू के पराठे बनाती थी। तो यहाँ लिखेंगे आलू और यहाँ लिखेंगे पराठे। नेक्स्ट है, अस्पताल जाते हुए चार्ली इतना खुश क्यों था? क्यों था? तो स्टोरी में अभी आपने पढ़ा था कि अस्पताल जाते हुए चार्ली क्यों खुश था? वो इसलिए खुश था क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को देखना चाहता था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अस्पताल जाते हुए चार्ली इसलिए इतना खुश था क्योंकि वह अपनी छोटी बहन को देखना चाहता था। उसके पिताजी ने बताया था कि उसके घर में एक नई सदस्य आ गई है, उनका परिवार बड़ा हो गया है। कौन? क्योंकि उसकी एक छोटी बहन आ गई है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चार्ली ने बहन का नाम फूल के नाम पर क्यों रखा? तो क्यों रखा था? चार्ली ने अपनी बहन का फूल के नाम पर नाम इसलिए रखा क्योंकि वो देखने में बहुत ही प्यारी थी, सुंदर थी। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे कि चार्ली ने बहन का नाम फूल के नाम पर इसलिए रखा क्योंकि वह फूलों जैसी सुंदर थी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे कुछ भाव दिए गए हैं। तो भाव तो आप जानते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अच्छी होती हैं, दुखी होते हैं हम, कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन में बहुत दर्द होता है, कभी हम आलसी हो जाते हैं, कुछ देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो ये सभी क्या है? ये हमारे मन की भावनाएं हैं। तो कहानी में दिए गए भावों को चुनकर उन पर गोला लगाइए। तो कहानी में अभी हमने चार्ली के मन के भाव के बारे में जाना कि उसके मन में कैसे कैसे भाव आए जब उसने सुना कि उसके माता पिता अस्पताल गए हैं। तो क्या भाव आया? वह डर गया। तो यहाँ पर आपको इस पर सर्कल करना है। अब उसे खुशी का भाव कब आया? जब उसने सुना कि उसके घर में एक नई सदस्य आ गई है, उसकी बहन आ गई है। तो यहाँ पर खुशी जो है उसका भाव है, तो यहाँ पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट अगला भाव क्या आया? जब उसे पता चला कि उसके घर में एक नई सदस्य आई है तो वह उसे देखने के लिए, उससे मिलने के लिए उत्सुक हो गया। तो यहाँ पर आपको उत्सुकता जो भाव है इस पर सर्कल करना है। अब नेक्स्ट कहानी में कौन सा भाव आया है? हैरानी का। कब हैरान होता है? जब उसे पता चलता है कि उसके माता पिता अस्पताल गए हैं तो वो हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। तो यहाँ पर आपको इस भाव पर यानी कि हैरानी शब्द पर सर्कल करना है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, कहानी में दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर अभी हमने चित्र में देखा था कि माँ जो है वो बेड पर आराम कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं? पापा खिलौने लेकर खड़े हैं। दादी जी क्या कर रही हैं? कहानी में दादी जी जो हैं वो कुर्सी पर बैठी हैं। कुर्सी पर बैठी हैं किसको लेकर? लिली को गोद में लेकर। चार्ली क्या कर रहा है? चार्ली माँ के पास खड़ा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी में जो चित्र है उसमें सभी क्या कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, दिए गए भावों को दर्शाने के लिए उनका चित्र बनाइए। हर भाव का कोई एक पर्यायवाची लिखिए, यानी कि जो भाव दिए गए हैं उसका दूसरा भी नाम होता है। तो यहाँ पर आपको उस दूसरे नाम को लिखना है और उस भाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये भी बताना है। तो यहाँ पर पहला भाव जो है वो किसका है? खुशी का भाव है। तो यहाँ पर आपको खुशी वाला चेहरा बनाना है, जैसे कि ये चित्र में यहाँ पर इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत खुश है। तो खुशी का जो है वो पर्यायवाची यानी कि दूसरा समान नाम कौन सा होता है? प्रसन्नता, यानी कि प्रसन्नता का अर्थ भी खुशी होता है। तो खुशी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैप्पी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे HAPPY, हैप्पी मीन्स खुशी। अब नेक्स्ट है डर। तो डर का दूसरा नाम यानी कि इसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका पर्यायवाची होगा भय। तो यहाँ पर आपको ऐसा चित्र बनाना है जिसमें डर दिखाई दे। तो जैसे कि ये डर रहा है इसमें। अब डर की अंग्रेजी क्या होती है? डर की अंग्रेजी क्या होती है? डर की अंग्रेजी होती है फियर, यानी कि डरना, FEAR, फियर। नेक्स्ट भाव है दुख। तो दुख का पर्यायवाची क्या होता है? दुख का पर्यायवाची होता है पीड़ा होना, दुखी हो जाना, दर्द होना। तो यहाँ पर दुख को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सैड। तो यहाँ पर लिखेंगे सैड।
अब यहाँ पर प्रश्न है, आपको भी अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन याद होगा। अपने सबसे अच्छे दिन के अनुभव को अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए और लिखिए। तो सभी बच्चे जो हैं अपने अपने जीवन के किसी भी अच्छे दिन के बारे में लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना जो जीवन का सबसे अच्छा दिन रहा है उसके बारे में लिखा है, तो इसी तरीके से आप लिखेंगे जो भी आपके साथ हुआ है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन वह था जब मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। उस दिन मेरी माँ ने मेरी पसंद के सभी पकवान बनाए थे और पापा मेरे लिए नई साइकिल लाए थे। अब यहाँ पर प्रश्न 6 है, कहानी में आए भावों का इस्तेमाल करते हुए एक नई कहानी बनाइए। अपनी कहानी नीचे दी गई जगह में लिखिए। तो अभी हमने कहानी में जो भाव आए थे उन पर सर्कल किया था। उन भावों का दूसरा क्या नाम होता है हमने ये भी जाना था। अब इन्हीं भावनाओं का प्रयोग करते हुए हमें कहानी बनानी है। कहानी यानी कि उस कहानी में इन भावनाओं का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कहानी बना सकते हैं। आप अपनी अन्य कहानी भी बनाकर लिख सकते हैं, जैसे कि एक बार अपने परिवार के साथ में वन अभयारण्य गया। वन अभयारण्य आप जानते हैं जहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, जहाँ मैंने बहुत से जानवर देखे। वहाँ हिरण को देख मेरा मन उसे छूने का किया, लेकिन मन में डर भी था। डर क्यों था? कहीं मुझे कोई नुकसान न पहुँचा दे। जैसे ही मैं उसे छूने आगे बढ़ा, हिरण ने खूब लंबी छलांग लगाई, जिससे मैं हैरान हो गया। यानी कि मुझे पता नहीं था कि हिरण जो है वो इस तरीके से कूद जाएगा, इतनी लंबी छलांग लगाएगा। साथ ही साथ मुझे बहुत खुशी भी हुई। अब मैंने जब उसकी इस एक्टिविटी को देखा तो मुझे मेरे मन में जो है बहुत खुशी हुई। तो इस तरीके से इसमें कौन कौन से भाव हुए? डर का भाव देखा, हैरानी का भाव आया और खुशी का भाव आया। अब यहाँ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, संकेत बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरने, यानी कि खाली जगह दी गई है, आपको भरनी है। एक यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है कि आपको किस तरीके से करना है, जैसे कि फूलों सी क्या होती है? सुंदर, यानी कि कोई भी चीज़ फूलों सी सुंदर, जैसे कि उसकी बहन थी लिली, फूलों सी सुंदर। शेर सा क्या होता है? जैसे कि शेर कैसा होता है? निडर, उसे कोई भय नहीं होता, तो यहाँ लिखेंगे निडर, शेर सा निडर। बिजली सा, बिजली की जो गति होती है सबसे तीव्र होती है, यानी कि बहुत तेज चलती है, तो बिजली सा क्या है? तेज, यहाँ लिखेंगे तेज। चीते सा क्या होता है? चीता, चीता बहुत फुर्तीला होता है, तो यहाँ लिखेंगे फुर्तीला। बर्फ सा, तो बर्फ कैसी होती है? सफ़ेद होती है, तो यहाँ लिखेंगे सफ़ेद। अब हम चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न 8 है, खुशी का ठिकाना ना रहा का मतलब है बहुत खुश होना, यानी कि किसी भी चीज़ को हमें कुछ अपनी पसंदीदा चीज़ मिल जाने पर या कुछ देखने पर जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है, जो हमारे लिए बहुत प्रिय हो, उसे देखकर हमें बहुत खुशी होती है, या किसी व्यक्ति के मिलने पर हम बहुत खुश होते हैं। तो खुशी को दिखाने के लिए ऐसे कई मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फूले ना समाना, तो ये भी जो है खुशी को दिखाता है। अंग अंग मुस्काना, खुशी से उछलना इत्यादि। तो ये सभी क्या हैं? ये मुहावरे हैं जो कि खुशी का अर्थ प्रकट करते हैं। तो अब इन मुहावरों का इस्तेमाल करके हमें एक एक वाक्य बनाने हैं। तो आप जो है इन मुहावरों का प्रयोग करेंगे किसमें? वाक्य में। तो वाक्य लिखने हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर वाक्य है, बेटे की नौकरी लगने पर गुप्ता जी फूले ना समा रहे थे, यानी कि गुप्ता जी के बेटे की नौकरी लग गई तो उन्हें जो है नौकरी लगने पर बहुत खुशी हो रही है। दिनेश को खजाना मिलने पर उसका अंग अंग मुस्काने लगा, यानी कि दिनेश को खजाना मिल गया जिससे उसकी खुशी जो है बहुत बढ़ गई। आरती कक्षा में प्रथम आने पर खुशी से उछलने लगी, यानी कि जब आरती ने सुना कि वो कक्षा में प्रथम आई है तो इसे सुनकर उसकी खुशी बढ़ गई और वो खुशी में उछलने लग गई। तो ये सभी जो मुहावरे हैं क्या दिखाते हैं? दर्शाते हैं खुशी के बारे में, यानी कि इंसान जो है, व्यक्ति जो है, जब बहुत खुश होता है तो इन मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। चार्ली को उस दिन गुरप्रीत के पापा के साथ विद्यालय जाना पड़ा। वह तो उसके जानकार थे, यानी कि परिचित थे, उन्हें जानते थे, रोजाना उसके पिताजी के साथ जाते थे, परंतु क्या उसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ भी विद्यालय चले जाना चाहिए था? हाँ, नहीं, यानी कि आंसर हाँ है या नहीं है, तो क्यों है? तो आपको बताना है कि चार्ली को उस दिन गुरप्रीत के पापा के साथ विद्यालय जाना पड़ा, तो क्या उसे अन्य व्यक्ति के साथ भी जाना चाहिए?
क्या आपको भी जाना चाहिए? तो आप इसे सोच समझ कर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, नहीं जाना चाहिए। नहीं, उसे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ विद्यालय नहीं जाना चाहिए था, और ना ही कभी आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत छोटा था। कौन? चार्ली। कोई भी अनजान व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचा सकता था। तो ऐसे ही आप जो है बहुत छोटे हैं, आपको भी बिना बताए अपने माता पिता से बिना कहे कहीं भी नहीं जाना चाहिए, और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करनी चाहिए, और उसके साथ भी नहीं जाना चाहिए। जब चार्ली अपने पापा के साथ अस्पताल गया तो नर्स ने उसे हाथ धोकर आने को कहा। अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था ऐसे। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? तो आप सभी को पता है क्यों कहा होगा। क्योंकि हम दिन भर जो है स्कूल में खेलते हैं, किताबें छूते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, टीचर्स से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारे जो है शरीर पर, हमारे हाथों में बहुत सारे जो छोटे कीटाणु होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में है, वो लग जाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, क्योंकि वह बाहर से आया था, यानी कि स्कूल से आया था, उसके बाद वो बाजार भी गया था। उसके हाथों पर बहुत से कीटाणु होंगे जो कि उसे, वह छोटी बच्ची को संक्रमित कर सकते थे, और संक्रमित होने पर क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या आप कभी बीमार पड़े हैं? क्या आपने इसका कारण जानने का प्रयास किया? नीचे दी गई जगह में लिखिए कि आपके अनुमान में किन कारणों से कोई जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है। तो आपको रीजन बताने हैं कि एक व्यक्ति जो है या बच्चा कोई भी जल्दी जल्दी बीमार क्यों हो जाता है। यदि आप कभी बीमार हुए हैं तो आप क्यों हुए हैं, उसके क्या कारण रहे हैं, आप उसके बारे में लिखेंगे। तो जैसे कि हाँ, मैं कई बार बीमार पड़ी हूँ। इसका कारण बाहर का खाना था, यानी कि मैंने बाहर का खाना खा लिया था, जो कैसा होता है, बिना ढका होता है, बासी भी हो सकता है, जो बेकार तेल में पका हुआ होता है। तो बाहर का खाना जो है उसका कारण था, जैसे कि जंक फूड होते हैं, बिना ढका खाना, तला भुना खाना, हाथ न धोना आदि, ये सभी जो कारण होते हैं ये हमारे जल्दी जल्दी बीमार पड़ने के कारण होते हैं। तो आपके क्या कारण रहे हैं, आप उन कारणों को लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि चार्ली को छोटी बहन के हाथ छूने पर बहुत मुलायम लगे, यानी कि बहुत सॉफ्ट लगे, बहुत अच्छे लगे। और कौन कौन सी वस्तुएं छूने पर मुलायम लगती हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि छूने पर जब उन्हें स्पर्श करते हैं तो बहुत ही मुलायम लगती हैं। तो कैसी होती? जैसे कि तकिया होता है, टेडी बियर होता है, पंख यानी कि जो फीदर होते हैं, पंख होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। गद्दा बहुत मुलायम होता है। पश्मीना शॉल होता है जो एक प्रकार की ऊन से बनता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। कंबल बहुत सॉफ्ट होते हैं। और रुई आदि, ये सभी चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। जब हम उन्हें छूते हैं तो हमें बहुत ही मुलायम लगती हैं। अब यहाँ पर है नीचे आलू के पराठे बनाने की विधि चित्रों के माध्यम से दी गई, यानी कि नीचे चित्र दिए गए हैं। अब उसमें आपको क्या दिखाया गया है कि आलू के पराठे कैसे बनाए जाते हैं, उसकी विधि दिखाई गई है। यह सही क्रम में नहीं है, सही क्रम संख्या लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर नंबर लिखने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आलू को धो लेंगे, उबालेंगे, उसके बाद उबाल लेंगे। तो सबसे पहले जो है आलू को हम क्या करेंगे, धोएंगे और उसके बाद उबालेंगे। उसके बाद आलू को छील लेंगे, उसके छिलके हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आलू को हम मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, फोड़ लेंगे। उसके बाद क्या होता है, आलू में जो मसाले होते हैं उन्हें डालते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं। फिर क्या होगा, उसके बाद आटा लगाना है, आटा गूंदना है और उसकी गोल गोल आकार की इस तरीके से लोई बनानी है। उसके बाद क्या करेंगे, अब उसे चकला बेलन से बेलना है और एक रोटी का आकार देना है। फिर उसके बाद इस तरीके से इतना बड़ा आकार हो जाएगा, उसमें आपको स्टफ डालना है, जो कि अभी आलू का तैयार किया है, उसको इस तरीके से रखना है और फिर इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। तो अगला क्रम क्या है, उसे इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे। फिर क्या होगा, आप उसे बेल कर जो है तवे पर डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से चम्मच से आप उस पर घी लगाएंगे और आपका जो पराठा है वो बनकर तैयार हो जाएगा और आप इस तरीके से सर्व कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 14 है, चार्ली ने बाजार से खिलौने और कपड़े खरीदे, उसकी जानकारी नीचे चित्र में दी गई है। दी गई जानकारी के अनुसार निम्न सवालों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, फ्रॉक जो है वो 150 रुपये का खरीदा, बिब जो है वो 75 रुपये की है, दूध की बोतल 225 रुपये की और जो खिलौने हैं वो हैं 300 रुपये के। अब चार्ली ने खरीदा क्या क्या है,
चार्ली ने केवल खिलौने खरीदे हैं और कपड़े। तो यहाँ पर ये कपड़े हैं, फ्रॉक केवल फ्रॉक खरीदा है, और ये हैं खिलौने। तो 150 रुपये का फ्रॉक है और 300 रुपये के खिलौने हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि चार्ली ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो अभी देखा हमने चार्ली ने कितने रुपए खर्च किए हैं। एक फ्रॉक खरीदा है जो कि 150 रुपये का है, खिलौने खरीदे हैं जो कि 300 रुपये के हैं। अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने पर 300 और 150 को हम प्लस करेंगे। तो 300 और 150 को प्लस कर लेंगे तो कितना हुआ, 450 रुपये। यानी कि चार्ली ने कुल 450 रुपये खर्च किए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ली ने कितने रुपए खर्च किए। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर सवाल है कि अगर चार्ली के पास सिर्फ 100 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं, तो दूध की बोतल खरीदने में कुल कितने 100 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्के होंगे। तो दूध की बोतल जो है वो कितने रुपए की है, यहाँ पर देख लेंगे आप। दूध की बोतल है 225 रुपये की। तो उसे 225 रुपये के लिए कितने 100 के नोट की ज़रूरत होगी, 2 की। 2 गुणा 100 यानी कि 200 रुपये हो गए 100 के। 2 10 के नोट की ज़रूरत होगी। 2 गुणा 10 कितने हुए, 20, यानी कि 20 रुपये हो गए। और 5 1 के सिक्के, यानी कि 5 जो है 1 रुपये की। तो 5 गुणा 1 यानी कि 5 रुपये हो गए। अब हम इन्हें प्लस कर लेंगे। 200 और 20 कितने हुए, 220, और 5 और प्लस कर लेंगे कितने हो गए, 225। यानी कि उसे 2 100 के नोट और 2 10 रुपये के नोट और 5 1 रुपये के सिक्के की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर अगला सवाल है। चार्ली ने 225 रुपये के लिए दुकानदार को एक 100 रुपये का नोट, 12 10 रुपये के नोट और 5 1 रुपये के सिक्के दिए। क्या चार्ली ने दुकानदार को सही पैसे दिए, गणना कीजिए। तो बिल्कुल सही है। क्यों, उसने एक 100 रुपये का नोट, 12 10 रुपये के नोट, 10 रुपये यानी 12 गुणा 10, 12 10 120, यानी कि 120 रुपये जो है उसने 10 10 के दिए हैं। और 5 जो है 1 रुपये के सिक्के। तो कितने हो गए, 5 और 100 का। तो इन्हें हम प्लस कर लेंगे, कितने हो गए, 225। तो आंसर क्या हुआ, हाँ, चार्ली ने दुकानदार को सही पैसे दिए हैं, यानी कि जितने की ज़रूरत थी उतने ही दिए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है कि चार्ली ने अपनी बहन के लिए 4 फ्रॉक खरीदे। एक फ्रॉक की कीमत 150 रुपये थी। तो 4 फ्रॉक की चार्ली ने कितने रुपए में खरीदे, यानी कि 4 फ्रॉक की उसने कितनी कीमत दी। तो एक फ्रॉक की कीमत कितनी है, 150 रुपये। 4 की कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 150 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की 0 में गुणा की 0, 4 पंजे 20 की 0, हासिल कितने हो गए, 2, 4 एकम 4 और 2 कितने हो गए, 6। यानी कि उसने उसे 4 फ्रॉक की कीमत जो दी वो कितनी दी, 600 रुपये। तो अब आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर खरीदे हुए सब खिलौनों का दाम बराबर है तो बताइए दोनों झुनझुने की कुल कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पर कितने खिलौने हैं, खिलौने हैं 6। तो यहाँ पर देखेंगे पहले चित्र में हमें बतानी है झुनझुने की, जो दोनों झुनझुने हैं उनकी कितनी कीमत होगी। तो यहाँ पर देखिए ये हैं खिलौने, इसमें ये झुनझुने हैं और यहाँ पर ये एक झुनझुना है, दोनों ही बजने वाले हैं और ये भी बजता है। तो आप कोई से भी 2 झुनझुने की जो है कीमत ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी 2 खिलौनों की कीमत बतानी है। तो टोटल जो खिलौने हैं वो कितने हैं, 6 हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो 6 खिलौने हैं वो बराबर कीमत के हैं। तो सभी खिलौनों की कीमत कितनी है, 300 रुपये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक खिलौने की कीमत बतानी है। तो कुल खिलौने कितने हुए, 6। एक खिलौने की कीमत को निकालने के लिए क्या करना होगा, 300 को हम 6 से भाग दे देंगे। तो जब हमने 300 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, 50। यानी कि एक खिलौने की कीमत निकली कितनी, 50 रुपये। यानी कि प्रत्येक जो खिलौना है वो 50 रुपये का है। तो दोनों झुनझुनों की कुल कीमत कितनी हुई, तो 50 और 50 कितने हुए, यानी कि एक खिलौने की कीमत 50 रुपये, तो दूसरे की कितनी, 50। यानी कि 6 जो खिलौने हैं 6 के 6 की बराबर कीमत है। तो 50 और 50 कितने हो गए, 100। यानी कि दोनों झुनझुने की कुल कीमत 100 रुपये हुई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो है एक खिलौने की कीमत निकालनी है और फिर आपको जो है सभी खिलौने की कीमत पता चल जाएगी। आप 2 की जो है जोड़कर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि चार्ली डज डिफरेंट थिंग्स अक्रॉस द डे। चार्ली ने पूरे दिन जो है अलग अलग कार्य किए हैं। हिज एक्टिविटीज आर रिटन बिलो। उसके जो एक्टिविटीज हैं, क्रियाकलाप हैं जो कि उसने किए हैं वो नीचे दिए गए हैं।
शो द टाइम इन द गिवन क्लॉक्स। अब नीचे जो है घड़ी बना कर दी गई हैं, आपको उसमें टाइम शो करना है, दिखाना है। एंड ड्रॉ हिज एक्टिविटी एट दैट टाइम, और उसकी जो है एक्टिविटी उस समय की ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर जो है चार्ली गेट्स अप एट 7 AM। चार्ली उठता है कितने बजे? 7 AM, सुबह को 7 बजे। देन ही ब्रशेज हिज टीथ, उसके बाद वो दांत साफ करता है अपने, ब्रश करता है, एंड टेक्स अ बाथ, और उसके बाद नहाता है। तो यहाँ पर 7 o'clock जो है 7 AM को हमें शो करना है। तो किस तरीके से करेंगे? कब बजते हैं? जब आवर हैंड जो है वो 7 पर होगा और मिनट हैंड 12 पर होगा। अब नेक्स्ट है हिज स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM। स्कूल का टाइम कितना है? 9 बजे का है। तो हमें क्लॉक में कितना टाइम शो करना है? 9 AM का। तो 9 AM कब होगा? जब आवर हैंड 9 पर होगा, तो 9 पर आवर हैंड ड्रॉ करेंगे और मिनट हैंड करेंगे 12 पर। अब नेक्स्ट है ही रिटर्न्स होम फ्रॉम स्कूल बाय 1:30 PM। वो 1:30 बजे जो है स्कूल से घर वापस आता है। ही वॉशेज हिज हैंड्स एंड चेंजेस हिज क्लॉथ्स। अपने हाथ साफ करता है, धोता है और अपने कपड़े चेंज कर लेता है। तो अब हमें 1:30 टाइम को जो है शो करना है इस क्लॉक में। तो 1:30 का टाइम कब होता है? जब हमारा आवर हैंड जो है वो 1 और 2 के मिड में होता है, यानी कि बीच में होता है। तो यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, और जो मिनट हैंड होता है वो 6 पर होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों हैंड को करेक्टली ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क ही गोज आउटसाइड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स एट 4:30 PM। आफ्टर डूइंग हिज होमवर्क, अपना जो कार्य है जो घर के लिए मिलता है उसे करने के बाद वह खेलने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ कितने बजे जाता है? 4:30 PM, यानी कि 4:30 बजे। तो यहाँ पर हमें 4:30 PM को शो करना है। तो टाइमिंग को कैसे शो करेंगे? 4:30 PM कब होते हैं? जब आवर हैंड जो है हमारा 5 और 4 के मिड में होता है और मिनट हैंड 6 पर होता है। तो अब इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है ही टेक्स डिनर एट 8 PM। 8 बजे वो डिनर करता है विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, एंड स्लीप्स बाय 9 PM, और 9 बजे सो जाता है। तो यहाँ पर हमें शो करना है टाइम 8 PM का। तो कब होते हैं? जब आवर हैंड जो है हमारा 8 पर होता है और मिनट हैंड 12 पर। तो आप इस तरीके से दोनों हैंड्स को ड्रॉ करेंगे। नाउ क्वेश्चन 16। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिएट अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ एंड राइट इट बिलो। आपको जो है अपने लिए, इट मीन्स आप अपनी जो पूरी होल डे की एक्टिविटी होती है आप उसे किस तरीके से करते हैं आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अपना टाइम टेबल यहाँ पर क्रिएट करना है। तो जैसे कि मैं जो है यहाँ पर एक टाइम टेबल बना रही हूँ, अपना टाइम टेबल है, तो आप इस तरीके से इसकी हेल्प से आप अपना टाइम टेबल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि 6 AM मेरा वेकअप टाइम है, उठने का टाइम है। 6:30 AM है ब्रश माई टीथ, यानी कि टीथ ब्रश करने का टाइम है। 6:40 AM टेकिंग बाथ, यानी कि मैं नहाती हूँ 6:40 AM पर। 7 AM है मेरा ड्रेसअप, यानी कि मैं अपने नहाने के बाद ड्रेसअप हो जाती हूँ। 7:30 AM में ब्रेकफास्ट लेती हूँ। 8 AM में गोइंग टू स्कूल जाती हूँ। 1 PM में बैक टू होम, घर वापस आ जाती हूँ, यानी कि डिपार्चर टाइम हो जाता है, घर वापस आ जाते हैं। 3 PM में होमवर्क करती हूँ। 5 PM में प्लेइंग, यानी कि कुछ टाइम के लिए खेलती हूँ। 8 PM डिनर का टाइम है और 9 PM गो टू स्लीप, यानी कि सो जाती हूँ। तो इस तरीके से आप जो है इसकी हेल्प से अपना टाइम टेबल यहाँ पर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB। क्या आप जो है कोविड के बारे में जानते हैं? देयर इज एन इलिस्ट्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पर एक इलिस्ट्रेशन दिया गया है, यानी कि कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ बिहेवियर दिए गए हैं। इट इज़ एक्सप्लेन, ये बताए गए हैं, बट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज लेफ्ट, लेकिन कुछ जो है छूट गई है। लेकिन यहाँ पर जो है इलिस्ट्रेशन दिया गया है लेकिन उसमें से कुछ बातें रह गई हैं। ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर ब्रैकेट में से सही चीज़ें जो हैं, जो सही वर्ड्स हैं वो चूज़ करने हैं, और जो ब्लैंक्स छूट गए हैं, लेफ्ट हो गए हैं, उन्हें फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, वॉश योर हैंड्स विद। आपको अपने हाथ धोने हैं किससे? शैम्पू से या फिर सोप से? तो हमें सोप से धोने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सोप, साबुन से। नेक्स्ट है एंड वाटर,
व्हेन यू आर एट होम, जब आप घर पर हों। सैनिटाइज योर फेस और हैंड्स, तो अपने फेस को करें या फिर हैंड्स को सैनिटाइज, तो किसको करें, हैंड्स को। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंड्स। व्हेन यू आर, जब आप कहाँ हों, एट होम या फिर आउटसाइड, जब आप बाहर हों, यानी कि जब आप बाहर हों तो आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज करें। तो यहाँ पर है ऑलवेज नेवर शेक हैंड्स। शेक हैंड्स यानी कि हाथ मिलाना, ऑलवेज हमेशा या फिर नेवर, तो यहाँ पर लिखेंगे नेवर, कभी भी हाथ ना मिलाएं। कीप डिस्टेंस और क्लोजनेस, दूरी बढ़ाएं या फिर नज़दीकी बढ़ाएं। तो क्या करना है, हमें दूरी बढ़ानी है, यानी कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, दूरी बनाएं, ऑफ 6 फीट, 6 फीट की दूरी बनाए रखें। व्हेन यू आर इन अ क्राउडेड प्लेस, जब आप एक भीड़ वाली जगह पर हों। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें से कुछ जानकारी छूट गई है, उसे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसके बारे में, कोविड के बारे में। अपने आप को हैंड जो है अच्छे से वॉश करने हैं, सैनिटाइज करने हैं, जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखनी है 6 फीट की, हैंड आपको शेक नहीं करने हैं, अच्छे से लिक्विड से, सैनिटाइजर से, डेटॉल से, यानी कि किसी भी लिक्विड से आप अपने हाथों को अच्छे से साफ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, क्वेश्चन है कि देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिसिंग फ्रॉम द CAB शोन अबव। यहाँ पर जो ये जानकारी दी गई है, इसमें से एक महत्वपूर्ण, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो जानकारी रह गई है। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप पहचान सकते हैं, ड्रॉ पिक्चर ऑफ इट बिलो। यदि आप पहचान सकते हैं तो इसकी पिक्चर नीचे आप ड्रॉ करेंगे। तो कौन सी जानकारी रह गई है, यू नो इट वेरी वेल, कौन सी, मास्क की, यानी कि हमें ड्यूरिंग कोविड मास्क का यूज़ करना है, मास्क लगाना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मास्क और इसकी यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, व्हेन समवन फॉल्स सिक, जब कोई बीमार पड़ता है, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट बिहेवियर दैट दे शुड फॉलो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें फॉलो करनी चाहिए। रिप्रेजेंट इट थ्रू अ पिक्चर, तो आप इसे एक पिक्चर यानी कि चित्र के माध्यम से दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए दिया गया है, कवर योर नोज, जब आप बीमार हों तो अपनी नोज को कवर करें, ढक लें। व्हेन यू स्नीज, कब, जब आपको छींक आए। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, और समय पर दवाई लें। तो आप इस तरीके से पिक्चर के थ्रू इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब देखो छींक आए तो आप हैंकी का यूज़ करें कवर करने के लिए नोज को, टाइम से मेडिसिन लें और रेस्ट करें। तो अब आपको जो है अपनी ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसे बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.